वेरी वेरी गुड इवनिंग। पर्यावरण अध्ययन की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इन 30 प्रश्नों में से 15 से 16 प्रश्न सही कर ले रहे हैं तो आपकी ईवीएस की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली के बाद पड़ने वाले मुख्य रेलवे स्टेशनों का सही क्रम क्या है, ये आपको बताना है। बताइए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली के बाद पड़ने वाले मुख्य रेलवे स्टेशनों का सही क्रम क्या होगा? गुड इवनिंग सभी को। एंड दोपहर 2:30 बजे वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना। सीडीपी और हिंदी की मैराथन क्लास हुई है, बहुत ही जबरदस्त क्लास हुई है। सभी लोग इस क्लास को देखने के बाद उस क्लास को देख लेना। चलिए, तो यहां पे दिल्ली के बाद पड़ने वाले मुख्य रेलवे स्टेशनों का जो सही क्रम होगा, ग्वालियर, फिर भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम होगा। यहां पे पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं भाई कि कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है। भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे? सबसे पहला कदम, आप इमारत के बाहर दौड़ जाएंगे या सभी विद्यार्थियों को भूकंप संबंधी ड्रिल यानी कि अभ्यास करवाएंगे, या डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे, या खिड़कियों के समीप चले जाएंगे? बताइए, कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है, तो भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे? बताइए, बहुत ही सरल प्रश्न है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, सब लोग। तो यहां पे अगर अचानक भूकंप आता है तो सबसे पहला कार्य आपको यही करना है कि डेस्क या मेज के नीचे आपको बैठ जाना है। ठीक है ना? ऑप्शन यहां पे आपका तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, आ गया है आपकी स्क्रीन पे। तीसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस कला रूप में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है? मधुबनी, वर्ली, कलमकारी या फुलकारी? आप बिहार से हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं। बताइए सब लोग, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कलमकारी। ठीक है ना? ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहां पे देख सकते हैं भाई कि जिस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित है उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? इडली, चटनी, चावल, सांभर, रोटी, दाल, राजमा, आलू पराठा, रोटी, सांभर, बांस की रसेदार सब्जी, मछली करी, या टैपियोका, चावल, मछली करी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब दीजिए भाई। तो ये हरियाणा के मूल निवासी हैं नीरज चोपड़ा जी। तो वहां का जो मुख्य भोजन है वो है रोटी, दाल, राजमा, आलू पराठा। ठीक है ना? दूसरा ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि हिमानी पानी की खाली बोतलों में पानी, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है। वह इस्तेमाल की गई बोतलों में सुंदर पौधे रोप कर कक्षा की दीवारों को सजाती है। वह क्या कर रही है? पुनः चक्रण, लघुकरण, पुनः प्रयोग में लाना, या उत्करण? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड इवनिंग सभी को। सीटेट एग्जाम को पास करना है तो इस चैनल को आप लोग अभी के अभी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी अपडेट आए, क्लासेस आए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बताइए यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? सभी लोग जवाब दीजिए। तो यहां पे पुनः प्रयोग में लाना हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से पौधों का कौन सा समूह वानस्पतिक पौधों के अंश द्वारा उपजता है? धान, गेहूं, जई, गन्ना, आलू, पत्ता गोभी, आलू, गुलाब, गन्ना, गेहूं, गन्ना, चावल? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए।
निम्नलिखित में से पौधों का कौन सा समूह वानस्पतिक पौधों के अंश द्वारा उपजता है? तो यहां पे आलू हो जाएगा और गुलाब हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, ठीक है ना। तो तीसरा ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है, यहां पे देख सकते हैं। खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन कीजिए या करिए जिन्हें पौधे के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। बताइए कौन सा है? सेब होगा, आलू, टमाटर, गन्ना, या पालक, अदरक, गन्ना, गाजर, या गन्ना, आलू, अदरक, कमल, डंठल, या पालक, पत्ता गोभी, जीरा और आलू। बताइए यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। गुड इवनिंग सभी को। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, और अभी तक आप हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, आप डाउनलोड कर लीजिए। और कल यूपी टेट का भी नया सिलेबस जारी कर दिया गया है, तो आपको हमारे ऐप पे नया सिलेबस मिल जाएगा, प्राइमरी एंड जूनियर दोनों लेवल का, ठीक है। बीटीसी वाले जो बच्चे हैं, डीएलएड जो कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो दोनों पेपर दे पाएंगे, बीएड वाले सिर्फ 6 to 8 का। तो यहाँ पे देखिए गन्ना, आलू, अदरक, कमल, डंठल हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। ए बी के अभिभावक हैं और बी सी के पिता हैं, डी बी की पत्नी है, और ए और डी के बीच का क्या संबंध होगा ये आपको बताना है। बताइए सब लोग। बहुत ही सरल प्रश्न है, जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए जो है बी के अभिभावक हैं। ये जो ए है भाई, ये बी के अभिभावक यानी कि माता पिता। अब यहां पे बी सी के पिता हैं, जो बी हैं ये सी के पिता हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे देख सकते हैं डी बी की पत्नी है, जो डी है ये बी की पत्नी है। माइनस से हम फीमेल को इंगित करेंगे और प्लस से हम मेल को। अब यहां पे पूछ कह रहा है ए और डी के बीच का क्या संबंध है, आपको बताना है। ए से डी का क्या संबंध है आपको बताना है। तो ए की डी कौन है? ए का पुत्र यहाँ पे बी है, तो इसकी ये वाइफ हो गई, तो इसकी कौन होगी? पुत्र वधु हो जाएगी, ठीक है ना। तो डी ए की पुत्र वधु है। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं भाई। 9 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किसका फैलाव अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है? सूरजमुखी, आक, आम, नारियल। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसका फैलाव अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पे आम हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहां पे देख सकते हैं भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पक्षी से, कि चिड़ियों के उस समूह की पहचान करिए जो अपने भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखती हैं। मोर, तोता, कबूतर, तोता, कौवा, उल्लू, उल्लू बाज चील, या कठफोड़वा, गिद्ध, कोयल। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पे उल्लू बाज चील हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं कि प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका नीना अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों पर चर्चा करती हैं। उसके द्वारा उल्लिखित फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों के समूह का चयन कीजिए। बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति, लोहड़ी, या गणेश चतुर्थी, होली, करवा चौथ, या पोंगल, दिवाली, ईद, या गुड़ी पड़वा, नवरात्रा, गुरु पर्व। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? तो यहां पे बिहू, वैसाखी, मकर संक्रांति, लोहड़ी हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं। आप पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थलों के भ्रमण पर जाना चाहते हैं, आप स्थलों के किस समूह का चयन करेंगे? बेंगलुरु, गांधीनगर, गोवा, या मुंबई, ऊटी, पुणे, या विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, पुरी, या महाबलेश्वर, मुन्नार, ऊटी। बताइए सब लोग भाई करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर सोचने का ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, और फटाफट जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दो। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो यहां पे महाबलेश्वर, मुन्नार, ऊटी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, यहां पे बताइए कौन सा जोड़ा सही है इसमें। सभी लोग जवाब दीजिए, इसमें कौन सा जोड़ा सही हो जाएगा। गुलाब वृक्ष, करेला बेल, गुलाब जड़ी बूटी है या करेला झाड़ी है, कौन सा सही होगा बताइए सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई। तो यहां पे ये वाला आपका सही है, ठीक है ना, ये ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है। मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, बताइए सब लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है। तो यहां पे बकरी हो जाएगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है इसमें, बताइए कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है इसमें। वे शीत जलवायु से प्रवास करते हैं, वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं, वे अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं, वे गंभीर रूप से खतरे में हैं और उनकी बहुत कम संख्या रही है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है। वे अपने आवासों से अलग से अकेले रहते हैं, ये साइबेरियन सारस की विशेषता नहीं है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, बाकी तीनों आपके यहां पे सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहां पे निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। अवलोकन, जांच सूची, लिखित प्रश्न या नियत कार्य, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए। निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। अवलोकन का, ठीक है, पहला ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं भाई 17, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को शिक्षण अधिगम से जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति पहचानना है आपको। पाठ्यपुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्यान, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन या किस्से कहानियां, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को शिक्षण अधिगम से जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति पहचानना है यहां पे आपको। तो यहां पे किससे कहानियां हो जाएगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। क्रम निर्धारण, मापनी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, वर्णन अभिलेख या पोर्टफोलियो, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने के रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो यहां पे कौन सा होगा बताइए सब लोग करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। क्रम निर्धारण, मापनी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, वर्णन अभिलेख या पोर्टफोलियो। गुड इवनिंग सभी को, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे वार्षिक उपलब्धि परीक्षण नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं कि सुनीता ने अपने विद्यार्थियों को भारत में समृद्ध वनस्पति और जीवों के बारे में पढ़ाया, फिर वह उन्हें राष्ट्रीय उद्यान में ले गई। इस शिक्षण विधि से उनके छात्रों को मदद मिलेगी मौज मस्ती करने और बाहरी यात्रा पर दोस्तों के साथ आनंद लेने में, या प्रकृति के प्रकृति सम्मान विकसित करने में, या कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन से सह संबंधित करने में, या पर्यावरणीय संरक्षण के लिए कौशल विकसित करने में। बताइए भाई, सभी लोग फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पे। तो कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन से सह संबंधित करने में मदद मिलेगी, ठीक है ना। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि रमेश अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न
हिस्सों में विभिन्न त्योहारों के दौरान तैयार किए गए विभिन्न व्यंजनों की जानकारी एकत्र करने और कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए एक परियोजना देता है। इस गतिविधि का उद्देश्य है देश में सबसे लोकप्रिय भोजन के बारे में जानना, या छात्रों को विभिन्न व्यंजन आजमाने के लिए प्रेरित करना, या देश के विभिन्न हिस्सों में पकाए जाने वाले व्यंजनों का रिकॉर्ड बनाना, या हमारे देश में संस्कृति की विविधता के बारे में छात्रों को संवेदनशील बनाना। बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा भाई सभी लोग? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रमेश अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न त्योहारों के दौरान तैयार किए गए विभिन्न व्यंजनों की जानकारी एकत्र करने और कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए एक परियोजना देता है। इस गतिविधि का उद्देश्य क्या होगा? यहाँ पे हमारे देश में संस्कृति की विविधता के बारे में छात्रों को संवेदनशील बनाना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं भाई, अमित के विद्यालय में एक पर्यावरण अध्ययन विषय पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, या प्रदर्शनी एक उद्देश्य के साथ आयोजित की गई थी। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? माता पिता को संतुष्ट करने के लिए, प्रिंसिपल और सहकर्मियों को प्रसन्न करने के लिए, या शिक्षार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को दिशा देने के लिए, या भविष्य के कैरियर विकल्पों के लिए शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए। बताइए, फटाफट जवाब दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब दीजिए। तो शिक्षार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को जो है दिशा देने के लिए हो जाएगा, सबसे प्रमुख उद्देश्य यही होगा, उपयुक्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा उपागम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से संबंधित नहीं है? एकीकृत प्रक्रिया, निरंकुश या वैचारिक? बताइए, निम्न में से कौन सा उपागम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से संबंधित नहीं है? तो निरंकुश नहीं हो जाएगा इसमें, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, ईवीएस के अधिगम में निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा अधिकतम मनोप्रेरक पक्ष का विकास होगा? प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, एकीकृत विधि या पोस्टर बनाना विधि? बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईवीएस के अधिगम में निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा अधिकतम मनोप्रेरक पक्ष का विकास होगा? एकीकृत विधि का। ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, सभी लोग लाइक कर दो। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम निर्भर करता है बच्चों के पूर्व अनुभवों पर, संसाधनों की उपलब्धता पर, विद्यालय दर्शन पर, बच्चों की जरूरतों पर। बताइए सही विकल्प कौन सा होगा इसमें? सभी लोग जवाब दीजिए भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पे देखिए, ए वाला तो सही हो जाएगा, बच्चों के जो है पूर्व अनुभवों पर, है ना। उसके बाद यहाँ पे संसाधनों की उपलब्धता पर, ये भी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बच्चों की जरूरतों पर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ए बी डी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? चार्ट, प्रोजेक्टर, स्थानीय संसाधन या शिक्षक ज्ञान? बताइए, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है यहां पे? तो यहां पे स्थानीय संसाधन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई कि एनसीईआरटी ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाया गया है। यह इसलिए क्योंकि विद्यार्थियों को टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न विवरण का ज्ञान प्रदान करना है, यह विद्यार्थियों में निर्णय के कौशल को विकसित करना है, यह विद्यार्थियों को रेलवे के बारे में अवगत कराना है, या वास्तविक अनुभवों के द्वारा संप्रेषण और अवलोकन कौशल को विकसित करना है। तो यहां पे वास्तविक अनुभव के द्वारा जो है संप्रेषण और अवलोकन कौशल को विकसित करना है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई, ईवीएस के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से क्या बच्चों में विकसित होता है? अच्छी याददाश्त, पहचानना, करके सीखने की प्रवृत्ति या रटना? तो करके सीखने की प्रवृत्ति हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई कि पर्यावरण अध्ययन में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है,
निम्नलिखित में से कौन सा इसको उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण है? यह पाठ को विद्यार्थियों के लिए रोचक बनाती है, यह विद्यार्थियों में कहानी लेखन का कौशल विकसित करती है, यह विद्यार्थियों में सुनने का कौशल विकसित करने में मदद करती है, यह विद्यार्थी कहानी के पात्र से अपने को आसानी से जोड़ सके। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो 29, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षिका या शिक्षक कक्षा 5 के यहां पे शिक्षार्थियों को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक बैलगाड़ी पर अत्यधिक सामान लादा गया है, जिसके कारण बैल लड़खड़ा कर चल रहा है। शिक्षक इस वीडियो में दर्शाए गए दृश्यों पर विद्यार्थियों से चर्चा करते हैं ताकि वे उनका ध्यान ले जा सकें। बैलों की उपयोगिता पर या बैलगाड़ी का उपयोग परिवहन के लिए पर या बाहरी बोझ ढोने में पशुओं के शोषण पर या दोनों बैल की जो है उपयोगिता पर और बैलगाड़ी का उपयोग परिवहन के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पे जितने भी लोग भारी बोझ ढोने में पशुओं के शोषण पर जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न संकेतक बच्चों को क्या पता है उसका, या बच्चों की याद करने की अक्षमता का है, या बच्चे क्या जानना चाहते हैं, या शिक्षा की सक्षमता पर। जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो बच्चे क्या जानना चाहते हैं ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये थी आज की ईवीएस की क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में फीडबैक अपना जरूर बताना, और ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। दोपहर वाली क्लास जाके जरूर देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अपना स्कोर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में।